मानता हूं मेरे से गलती हुई, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आपके जो भी मन में आएगा वो इल्जाम आप मुझ पे लगा देंगी। एक बेटी की डोली न सही, कम से कम दूसरी बेटी की डोली तो इस घर से उठे। हुआ ये था कि साक्षी ने तीनों एग्जाम्स दिए। इंटरव्यू दे करके जब वो दिल्ली जा रही होगी तो हेडक्वार्टर से उसको फोन आया होगा, उसको रोका गया होगा। इट मीन्स साक्षी को तुरंत शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। पॉइंट? नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि शॉर्ट ट्रेनिंग पर कोई क्यों रखेगा नए कैंडिडेट को? दैट मीन्स मिशन साक्षी के ज्वाइन करने से पहले स्टार्ट हो चुका है, इसलिए AIS को किसी ऐसे लेडी ऑफिसर की तलाश थी जो मिशन को फॉरवर्ड कर सके। इसीलिए साक्षी को शॉर्ट ट्रेनिंग पे भेजा गया था। अकरम, तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? एक मिनट, सब करो जनाब, सब समझ में आ जाएगा। हिसाब से 5, 6, 7 साक्षी की ट्रेनिंग थी। इट मींस उस दरमियान उसको मिशन के बारे में बताया गया। राइट। यस, और इसीलिए 3 दिन तक उसका फोन ऑफ था। अब ट्रेनिंग के दौरान उसको फोन यूज करना अलाउड नहीं होगा। वेरी गुड। राइट। और हम यूं ही परेशान हो रहे थे कि आखिर उसका फोन ऑफ क्यों है। एक मिनट, राम सिंह काका को जो पॉलिसी दी गई थी वो 7 तारीख को परचेज की गई थी, यानी तब तक साक्षी मिशन पर नहीं गई थी। इट मींस साक्षी को 8 तारीख को मिशन पर भेजा गया। राइट। चीफ के स्टेटमेंट के हिसाब से साक्षी कश्मीर गई थी। बाय द वे, चीफ ने कुछ बताया तो मतलब बाई फ्लाइट या बाई ट्रेन? कुछ भी नहीं। चलो मान लेते हैं कि अगर बाई फ्लाइट साक्षी को जम्मू भेजा गया, देन उसके बाद की यात्रा उसने बाई रोड की होगी, तो इसका मतलब कि साक्षी 8 को कश्मीर पहुंच गई। राइट गाइस? तो तुम्हें लेटर कब मिला था? 9 को। यस। इसका मतलब यह है कि साक्षी ने मिशन पर जाने से पहले चीफ को लेटर दिया होगा और कहा होगा कि अगर मिशन के दरमियान उसकी मौत हो जाती है तो ये लेटर उसके घर पे पोस्ट कर दिया जाए। तो क्या साक्षी मिशन पर जाने से पहले मर गई? जो लेटर उसकी मौत के बाद पोस्ट होना चाहिए था, पहले कैसे हो गया? तो जनाब, ये कैलकुलेशन फिर नहीं बैठती है। मान लो कि अगर साक्षी कश्मीर पहुंचने के 4 घंटे के दरमियान ही अगर उसकी मौत हो जाती है, तो ये लेटर चीफ को कब पोस्ट करना चाहिए था? 9 की मॉर्निंग, और तुम्हारे पास 10 को पहुंचना चाहिए था, और लेटर तो 9 को पहुंच गया तुम्हारे पास। जनाब, ये सब ड्रामा है। इसका मतलब कि साक्षी जिंदा है। देखो अकरम, हो सकता है जो सब तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन साक्षी हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो अपने आप को हमारे सामने मरा हुआ साबित क्यों करना चाहेगी? नहीं अकरम, साक्षी ऐसा नहीं कर सकती। और उसकी हैंडराइटिंग मैं पहचानता हूं, उसके जज्बात को महसूस किया है मैंने। उसने जो कुछ भी लिखा था वो झूठ नहीं था। अकरम, लेटर को पोस्ट करने की डेट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसके जज्बातों को समझने में मैं गलती नहीं कर सकता। सच एक ही है, और वो ये है कि साक्षी अब नहीं रही। बी लॉजिकल अर्जुन, कम ऑन। I can't be logical. I can't be logical, अकरम. I just can't. साक्षी का आखिरी खत पढ़ते ही मेरे सारे लॉजिक खत्म हो गए। Excuse me. भैया, सी अकरम, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन भैया भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर कोई इंसान किसी को दिल से चाहता है ना, तो वो इंसान दुनिया में है या नहीं है, ये तो उसे पता चल ही जाएगा। दिया, यही प्यार तो तुम्हारे भाई को सच देखने से मजबूर कर रहा है। लॉजिक, इमोशन सब मिक्स हो गए हैं। जज्बात और इमोशन में लॉजिक नहीं दिखते, और वही अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन को अगर कुछ दिख रहा है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी बेइंतहा मोहब्बत साक्षी के लिए। प्यार में उसको कुछ भी समझ नहीं है। एक पर्सन को मान लो दिया, यू आर थर्ड पार्टी, यू नो, ये सारा मैथमेटिक्स।
दिया, जज्बात और इमोशन में 2 + 2 = 3 और 5 तो हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4 ही होता है। और दिस इज द हार्ड फैक्ट जो तुम्हारा भाई स्वीकार नहीं करना चाहता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि साक्षी ने उससे झूठ क्यों बोला। देखो रिया, तुम अर्जुन की बहन हो, प्लीज उसको संभालो। तबस्सुम, ठीक से लिखना। इस आयत का तर्जुमा क्या है टीचर भाभी? दिखाओ तो। मैं तर्जुमा बताऊंगी तो आप लोग लिखोगे? जी जरूर लिखेंगे। तो लिखो। तबस्सुम, तुम भी लिखो। खुदाए ताला अपनी हर मखलूक और मिन जुमला इंसान को खास आदतन और फितरी मकसद की तरफ, यानी अपनी फितरत की रहनुमाई करता है। और इंसानी जिंदगी के लिए हकीकी और वाकई रास्ता वही है जिसकी तरफ उस इंसान की खास फितरत दावत करती है। न कि ऐसे इंसानों को जो हवा हवस और नफ्से आमरा से आलूदा हो। नफ्से आमरा से आलूदा। कहाँ है? अरे ये नहीं है भाई, दूसरी देखो। देखिए तो, कहीं ये पेपर तो नहीं है? अरे यही तो है जमीन के कागजात भाई। आप भी ना एहसासातन के सामने दस्त बस्ता असीर हो। यानी पाक जाती से आया हुआ ख्याल ही अल्लाह पाक का दिया हुआ ख्याल होता है और इंसान को उसी के साथ अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि लालच और गुनाहों के रास्ते पर चल के। बिल्कुल सही आलिया, तुम तो बहुत समझदार हो। मेरी दादी रोज एक आयत का तर्जुमा करके सिखाती है। वेरी गुड। सुना आप लोगों ने? टीचर भाभी, कहीं से फोन बज रहा है। हाँ बेटा, पर कहाँ? आप लोग लिखो, मैं देखती हूँ। रमजान साहब का फोन। ये तो इमाम साहब का फोन है, लगता है यही भूल गए। तबस्सुम, खुर्शीद, ठीक से लिखना, शरारत नहीं करना। मैं फोन देकर आ रही हूँ अब्बू को। सलाम वालेकुम रमजान चाचा। वालेकुम अस्सलाम आयशा बेटा, कैसी हो? जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी खैरियत। अरे भाई, वो रफीक मियाँ से बात करनी थी। जी अभी देते हैं, होल्ड करिए अपने कमरे में। अब्बू। जी बेटा। रमजान चाचा का फोन। हाँ भाई रमजान मियाँ, क्या हाल है? सब खैरियत? कैसे याद किया? अरे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि ये बात फोन पे करने लायक नहीं है। मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ, आप हो सके तो प्लीज यहाँ मेरे घर तशरीफ ले आइए। ठीक है, आ जाता हूँ मैं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कुछ बताया रमजान भाई ने? नहीं, वो कह रहा था कि फोन पर बात नहीं हो सकती, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, घर आ जाओ। देखो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसी क्या जरूरी बात है जो अभी गाड़ी भिजवा दी उन्होंने? अरे अब वो अल्लाह जाने, अब तुम भी ना। लगता है इनका प्लान अब शेप ले रहा है। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूं। ओए, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है पुत्र।
पर आज जब मैं अपने हाथों से तेरे सर पे पगड़ी बांधूंगा तो तुझसे एक शपथ लूंगा कि तू सरपंच की गरिमा के पद को बरकरार रखेगी। मुझे पुत्र, इस गांव की उम्मीदों पर खरा उतरना। बेबी जिंदी रहे पुत्र। जैसे तूने हमारे घर के चिराग को बुझने से बचाया ना, वैसे इस गांव के चिराग की भी रक्षा कर। भाभी, मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम इस गांव के लोगों को एहसास दिलाओ कि लड़कियां भी किसी लड़के से कम नहीं है। मैं अमन करूंगी इन सब बातों पे। कांग्रेचुलेशंस। ओ पुत्र, हमें निकलना चाहिए। तो गांव वाले इंतजार कर रहे होंगे, चला जा। बापूजी, मैं जानता हूं मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, और आपका ही क्यों, घर के सभी सदस्यों का दिल दुखाया है मैंने। सरपंच बनने की चाहत में बापूजी मैं सारे रिश्ते भूल गया था। यहां तक कि मैंने अपने बच्चे की जान लेने की भी कोशिश की। मेरे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है बापूजी। मैंने सुना है बापूजी कि अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी जाए और गलतियां ना करने की शपथ ली जाए तो बापूजी भगवान माफ कर देते हैं। मेरे भगवान आप है बापूजी। मैं आपके सामने बापूजी हाथ जोड़ के अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज बापूजी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा बापूजी। ये गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलने लगा? शेरा और माफी मांगे, यकीन नहीं होता इस घड़ियाली आंसू के पीछे जरूर कोई बड़ा खेल छुपा है। चल पुत्र, बेबे हम चलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कुलजीत क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तू भी तो उसकी माँ है ना, उसे समझा सकती थी। कुलजीत की तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुबह से दिखाई नहीं दिया, दुकान चला गया है? वो दरअसल बात है बीजी, वो क्या हुआ? तेरी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? अरनिया गया है। अरनिया? वो सुबह सुबह उस गांव में जाने की उसे क्या जरूरत पड़ गई थी? बीजी वो सूर्या है ना, उसका पगड़ी समारोह है, कह रहा था जाना जरूरी है। उसने कहा और तूने उसे जाने दिया। मुझे समझ नहीं आता कि कुलजीत क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है?
तू भी तो उसकी माँ है ना, उसे समझा सकती थी। उसका बाप तो उसे वैसे ही बिगाड़ रहा है, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो अब निशा और उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे उनको? कुछ तो अकल से काम लिया कर तू। जी मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अगर तेरे रोके से नहीं रुक रहा था तो मुझे बताना था ना, मैं रोक देती उसे। वो आप गुरुद्वारा गए थे ना। ये फोन था ना मेरे पास, फोन कर देती मुझे। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो हेलो बीजी, पैरी पोना। ओए पम्मी पुत्र, वो कैसी है तू? अपनी बीजी को भूल गई ना तू? अरे नहीं बीजी, यहाँ थोड़ा काम था ना इसलिए। लेकिन बीजी आपको लोहड़ी दी बहुत बहुत बधाइयाँ। वो आप सबको भी ना लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कितना अच्छा लगता अगर आप लोग भी आ गए होते तो। और मैंने तो तुझे कितनी बार फोन लगाया, लेकिन तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। अरे बीजी कल फोन बंद था ना, लेकिन तुझे चिंता ना करो, हम लोग तुम्हारी शिकायत पूरी करने जरूर आएंगे। क्या? हाँ बीजी। वो कब आ रहे हो तुम लोग? और राजीव और निशा भी आ रहे हैं ना नाल? हाँ बीजी, निशा भी आ रही है। और ये तो तूने बहुत बड़ी खुशी दे दी पुत्र। वो मेरे तो कहानी तरस गए थे ये सुनने के लिए कि तुम लोग इंडिया कब आ रहे हो। छेती आजा पुत्र, छेती आजा। बहुत सारे काम ना तुम लोगों के इंतजार में अटके हुए हैं। हाँ बीजी, फ्राइडे की फ्लाइट है, सैटरडे तक पहुंच जाएंगे। बुध, गुरु, शुक्र, वो अभी तो 3 दिन बाकी हैं। हाँ बीजी, आपको हम सैटरडे मिलते हैं। अब ठीक है पुत्र, मैं ना अपनी पलकें बिछाए तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। बीजी ना हम भी उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, छेती आजा, छेती आजा। ओके बीजी, गुड नाइट, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके बीजी, बाय। वाहेगुरु ने मेरी सुन ली। अरे बेटा आयशा। जी अब्बू। 2 मिनट के लिए इधर आना। जी अब्बू कहिए। बेटा ये देखो जरा। ये क्या है अब्बू? देखो तो एक बार। अगर ये हमारी अमानत है तो फिर आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए हमारे नाम पर। अब्बू ये तो बॉन्ड है, लीगल पेपर है। हाँ बेटा, ये मकान के कागजात हैं। अब तुम्हारा मकसद पता चल जाएगा। अब ये मकान तो सोहेल के नाम पर है। जी भाभी जान, सोहेल भाईजान ने दिल लगाकर इस मकान की मरम्मत कराई थी, तब जाकर आज इतना खूबसूरत बना है। पर अब्बू ये आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? कुछ चेक करना है क्या? ताकि बेटा आज के बाद तुम ये कागजात अपने पास रख सको। हम क्यों अम्मी? सीधी सी बात है बेटा कि अब सोहेल तो नहीं रहे, तो मकान के कागजात किसी के नाम ट्रांसफर करने होंगे, और कानूनन वो शौहर आपके थे, उनकी जितनी भी जायदाद है वो उनकी बीवी को मिलेगी ना। तो इसलिए आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर हो जाए? हाँ बेटा। अम्मी भले ही ये घर सोहेल के नाम पर, पर इस घर को घर तो आप लोगों ने बनाया है ना। हमें नहीं चाहिए ये सब।
इस घर पर अगर हमारा हक है तो उससे कहीं ज्यादा हक तो आप लोगों का है। और अब्बू अगर इसे ट्रांसफर करना ही है तो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लीजिए। नहीं बेटा, ये आपकी अमानत है। ठीक है अब्बू, अगर ये हमारी अमानत है तो फिर आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए हमारे नाम पर। हाँ, प्रॉपर्टी हमारे नाम पर ट्रांसफर होते ही इससे जुड़े सारे फैसले हम लेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल। और उसके बाद तुम हमें घर से निकालने का फरमान जारी करोगी। फिर तो अब्बू आज ही चलिए आप कोर्ट और चलकर हमारे नाम पर ट्रांसफर करवा दीजिए। और आप भी चलिए अमान भाईजान। मुझे क्यों? क्यों मतलब? जैसे ही प्रॉपर्टी हमारे नाम पर ट्रांसफर होगी उसके बाद हम आपके नाम पर ट्रांसफर कर सकें, इसलिए। भाभी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वही जो आप सुन रहे हैं। अब्बू, भले ही ये घर सोहेल की कमाई से बना, पर उनकी रगों में खून तो आप लोगों का बहता था ना। हमारी जिंदगी में तो बहुत साल बाद आए। पहले तो इस घर पर आपका हक है। अब्बू, ये बोझ हम नहीं संभाल पाएंगे। क्यों से आप हमारे कंधे पर डालना चाहते हैं? बेटा, ये तुम्हारा हक है। हमें हक तो हमसे कहीं ज्यादा आपका है। और अगर आप हमें हक देना ही चाहते हैं तो अपनी खिदमत करने का दीजिए, ताउम्र अपने साथ रहने का दीजिए। इस घर का नहीं, हमसे नहीं होगा। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें मगर बेटी कह रही है ना आप, तो दिल से मान भी लीजिए। अब्बू, अगर घर के पेपर ट्रांसफर करने ही है तो अमान भाईजान के नाम कर दीजिए। सोहेल की रूह को बड़ी सुकून मिलेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इस घर की बहू बेटी बनकर ही रहना। अब से बेटा तुम हमारी आयशा बेटी हो। अल्लाह ने हमें 2 बेटा दिया था और हमारी खुशकिस्मती देखो कि हमें एक बेटी भी मिल गई। ठीक है बेटी, हम ये मकान के कागजात अमान के नाम ट्रांसफर करवा देते हैं। देखो बेटा, कौन आया है? जी अब्बू। अब्बू जान, रमजान चाचा ने गाड़ी भेजी। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी, पर इस बार जो उसने दर्द मेरे पति को दिया है ना, वो भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तूने जोगी को दर्द नहीं दिया। और आज शक्ति स्वरूपा के रूप में सूर्या इस गांव की सरपंच बनने जा रही है। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चीज है जो अल्लाह ने तुम्हें दी है और मुझे महरूम रखा है। मेरी बस तुमसे यही इल्तिजा है कि यहाँ अगर वो चीज तुम मुझे दे दोगे तो तुम उससे अलग नहीं हो जाओगे, लेकिन मैं जरूर रईस हो जाऊं। ऐसा क्या है? मैं कुछ समझा नहीं।